Hello friends. Our next video about the solid state is space lattice and unit cell. First of all, we considered here about the space lattice. तो जैसे आपको जानकारी इस बात की है कि स्पेस लैटिस होता क्या है। जैसे किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड की हम क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं वो रेगुलरली अरेंज्ड होते हैं, तो हम लोग इस चीज को कंसिडर करते हैं। किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो रेगुलरली अरेंज होते हैं 3D स्पेस में। तो जो एटम्स होते हैं वो जिस पोजीशन को ऑक्युपाई करते हैं उसे हम लोग साइट या पॉइंट कहते हैं या लैटिस पॉइंट कहते हैं। और यहाँ पे इस चीज को समझने के लिए हमने एक डायग्राम के थ्रू बताने का प्रयास किया है। आप उसको देखिए, अगर आपको समझ में आ जाए बेस्ट है। तो हमने यहाँ दो तरह का स्ट्रक्चर दिखाया, ये डॉट में दिखाया, ये आपको डॉट में दिखाया, देख रहे हैं। और इस डॉट को थोड़ा सा हमने बड़ा कर दिया, तो हमने डॉट वाले को लैटिस नाम दिया है और थोड़ा सा जो डॉट को आपने बड़ा कर दिया है वो क्रिस्टल है। अंतर सिर्फ क्या है, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे एटम्स प्रेजेंट होते हैं। जब इस पॉइंट पे एटम्स प्रेजेंट हो जाएंगे तो वो क्रिस्टल कहलाएगा। जब इस पॉइंट पे यानी जो पॉइंट आपने बनाया उस पे एटम्स प्रेजेंट हो जाएंगे वो क्रिस्टल कहला रहा है। अन्यथा अगर सिर्फ पॉइंट है, सिर्फ साइड दिखाई दे रहा है, तो इसे हम लोग क्या कह रहे हैं, लैटिस। तो यहाँ पे जो एटम्स प्रेजेंट हो जाता है इस पॉइंट पे उसे हम लोग क्या कहते हैं, बेसिस कहते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिस। जैसे इस पॉइंट पे एक एटम, दो एटम, चार एटम प्रेजेंट हो सकते हैं। तो अगर एक एटम प्रेजेंट है तो उसकी बेसिस कितनी होगी, एक। अगर इस पॉइंट पे दो एटम प्रेजेंट है उसकी बेसिस कितनी होगी, दो। अगर उस पॉइंट पे तीन एटम, चार एटम प्रेजेंट है उसकी बेसिस तीन, चार, ऐसे हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि अगर हम लैटिस, लैटिस का मतलब पॉइंट प्लस बेसिस, बेसिस का मतलब जो एटम्स पॉइंट पे प्रेजेंट है, दोनों को मिला दे तो क्या जनरेट करेगा, क्रिस्टल। यानी ये फॉर्मेशन होगा, क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो क्रिस्टल को अगर नॉर्मली आप डिफाइन कर सकते हैं तो आप ये बताएंगे, पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन 3D स्पेस। पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन 3D स्पेस, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल। बात क्लियर हुई। अगर आप इस चीज को ऑब्जर्व करें तो सीधे सीधे हम लोग इसी चीज को यहां पर भी बता रहे हैं, स्पेस लैटिस की बात करें। अब ये जो लैटिस पॉइंट है, आप गौर से देखिए, ये जो लैटिस पॉइंट है, इस पॉइंट से आप ऑब्जर्व करिए, इस पॉइंट से ऑब्जर्व करिए, जो आप चाहे जिस भी पॉइंट से ऑब्जर्व करिए, इसके सराउंडिंग एटमॉस्फेयर एक जैसी होगी, आपको एक ही जैसा स्ट्रक्चर जो है वो दिखाई देगा। ऐसा नहीं इस पॉइंट के अलाउंग, क्योंकि ये 3D स्पेस की बात हो रही है, इस पॉइंट के अलाउंग अलग अलग ओरिएंटेशन आपको दिखाई देगा, इसके अलाउंग अलग, ऐसा कुछ भी सिचुएशन यहाँ पे नहीं। हम लोग इसको सीधे सीधे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि सारे अरेंजमेंट जो है वो एक समान ही होंगे, चाहे इस पॉइंट से के रेस्पेक्ट में देखिए, चाहे इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में देखिए, चाहे इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में देखिए। तो सीधे सीधे हमने क्या कहा, स्पेस लैटिस का मतलब कि रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट, ये लैटिस पॉइंट का 3D स्पेस में तो जो स्ट्रक्चर जनरेट करता है उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, स्पेस लैटिस। एंड इसी को हम लोग सीधे सीधे ऑब्जर्व करेंगे। तो अगर हम मान लें जो पॉइंट रहता है, जो पॉइंट रहता है और उसी पॉइंट पे अगर एटम्स को सब्स्टिट्यूट कर दें और उनका अरेंजमेंट दिखाएं, उनके अरेंजमेंट दिखाएं, तो अगर एक ही अलोंग द एक्स एक्सिस दिखा रहे हैं तो उसे वन डायमेंशनल अरेंजमेंट दिखाएंगे, और उसी को अगर टू डायमेंशनल दिखाते हैं तो 2D अरेंजमेंट दिखाएंगे। जैसे देखिए, अगर कांस्टेंट पार्टिकल है, मान लीजिए स्फीयर के रूप में दिखा रहे हैं, देखिए अलोंग एक्स एक्सिस ऐसे मूवमेंट दिखा रहे हैं, ये चल रहा है इस तरह से। अगर पार्टिकल एक ही, देखिए एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, ये इस तरह से मूवमेंट हो रहा है। अगर इस तरह से मूवमेंट हो रहा, सीधे सीधे आप यहाँ पे बता रहे हैं। अगर हम इसी को पार्टिकल को कुछ इस तरह से, तो ये अरेंजमेंट, अरेंजमेंट इन 1D, ठीक। अब अगर पार्टिकल को ऐसे अरेंज कर लीजिए, 1 2 3 4, अब ऐसे ऐसे अरेंज कर लीजिए,
एक एक्सिस ये हो गया और एक एक्सिस ये हो गया। तो ये अरेंजमेंट हो रहा, देख रहे हैं आप, इसका अरेंजमेंट इस तरह से है और इसका अरेंजमेंट इस तरह से। तो ये अलोंग एक्स एक्सिस आप वाई एक्सिस मान सकते हैं। तो ये अरेंजमेंट क्या कहलाएगा, लैटिस इन टू डायमेंशनल, लैटिस इन टू डायमेंशनल, और ये अरेंजमेंट क्या है, वन डायमेंशनल। ठीक, अगर इसी चीज को हम लोग ऑब्जर्व करें तो हम लोग यहाँ सीधे सीधे कह सकते हैं कि जो लैटिस अरेंजमेंट होता है, जो क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, उनको हम लोग पढ़ सकते हैं 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टू डायमेंशनल लैटिस होता है। देयर आर 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टू डायमेंशनल लैटिस, जो अरेंजमेंट होता है पार्टिकल का उसके अकॉर्डिंग 5 different types of टू डायमेंशनल लैटिस। अगर इसी को हम लोग ऑब्जर्व करें तो आप देखिए पांचों का नाम और उनके बारे में जो है हम ले लेते हैं। जैसे ये एक होता है ऑब्लिक, ऑब्लिक की बात करें तो यहां पे कहा जाता है A डज नॉट इक्वल टू बी, और थीटा यानी जो एंगल बनेगा वो भी डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब है पार्टिकल ये है, इसे अगर आपने ए मान लिया, ये बी हो गया और ये 90 डिग्री। ठीक है, अब अगर ये 90 डिग्री के बराबर है तब तो दूसरी बात है। अगर 90 ए और बी एक दूसरे के बराबर भी नहीं है और 90 डिग्री भी नहीं है तो ये अरेंजमेंट क्या कहलाएगा, ऑब्लिक कहलाएगा। दूसरा सिस्टम है रेक्टेंगुलर प्रिमिटिव, रेक्टेंगुलर प्रिमिटिव। अगर रेक्टेंगुलर प्रिमिटिव की बात करते हैं हम लोग तो सीधे सीधे कह सकते हैं A डज नॉट इक्वल टू B और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। A डज नॉट इक्वल टू B और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तीसरा है रेक्टेंगुलर सेंटर, रेक्टेंगुलर सेंटर, और यहां पे A और B के बीच का वही रिलेशन A डज नॉट इक्वल टू B और थीटा इज इक्वल टू, यहां पर क्या आ जाएगा 90 डिग्री। बस अंतर इसमें क्या होगा, ये पार्टिकल है जैसे आपका, तो यहाँ पे इनका जो अरेंजमेंट होगा ये आपका ए और बी, ठीक, ए और बी है अरेंजमेंट। यहाँ पे अगर ए और बी है, इनका एंगल जो है आपने 90 डिग्री का, यहाँ पार्टिकल एक सेंटर में पार्टिकल यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। और चौथा पार्ट जो अरेंजमेंट है उसे हम लोग स्क्वायर कहते हैं। स्क्वायर के लिए क्या होता है, स्क्वायर में a बराबर b होता है और थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। सीधे सीधे स्क्वायर में चारों भुजाएं एक समान होंगी। और हेक्सागोनल, हेक्सागोनल की अगर हम लोग बात करते हैं तो हेक्सागोनल के लिए जो है सीधे सीधे हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं a इज इक्वल टू b, थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। ये आपकी जो है 5 तरह के 2D लैटिस हैं जिसे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। सीधे कहिए टू डायमेंशनल लैटिस, 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टू डायमेंशनल लैटिस हैं जिनको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस, 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस के बारे में ऑब्जर्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। ये आपने राइट डाउन कर लिया होगा, इसको देख लीजिए एक बार इसको, तब तक हम लोग जो है ऑब्जर्व करते हैं नेक्स्ट। 2 डायमेंशनल के बाद अब आइए 3 डायमेंशनल लैटिस। थ्री डायमेंशनल लैटिस, 3 डायमेंशनल लैटिस की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे
सीधे सीधे क्रिस्टल लैटिस में क्या क्या चीज है ऐसे हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, यही देखेंगे। तो आप जानते हैं जब 3D की बात करेंगे तो 3D में आप तीनों एक्सिस लेंगे। अब जैसे देखिए एक एक्सिस, दो एक्सिस, ये आपका हो गया, ए हो गया, बी हो गया, अब एक एक्सिस ये हो जाएगा आपका, ठीक, एक एक्सिस ये हो जाएगा, सीधे सीधे आपका 3D अरेंजमेंट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं एक्स वाई जेड एक्सिस के अलॉन्ग अगर पार्टिकल का अरेंजमेंट हो रहा है तो उसे हम लोग 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस कहेंगे। तो पहले तो एक नंबर की डेफिनेशन में पूछी जाती है, इसके बारे में आपको आइडिया होनी चाहिए कि 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन पहले लिख देते हैं, द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ lattice point, the regular arrangement of lattice point in 3D space to generate a crystal structure called space lattice in 3D space, स्पेस लैटिस इन 3D स्पेस, इस चीज को हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है भाई, 3 डायमेंशनल स्पेस में जैसे हम एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं, अगर आप इसी की बात करिए, इसे कंसीडर करिए क्यूब, इसे आप कट कर दीजिए, एक छोटा क्यूब बन जाएगा। क्यूब का मतलब 8 का आपको पॉइंट दिखाई दे रहे हैं ना, 1 2 3 4, और कट करेंगे 4 इधर, तो ऐसे कट करते चले जाए तो इसमें कई क्यूब बन सकते हैं, 1 2 3 4, लगभग 4 क्यूब हम ले सकते हैं। और अगर चारों क्यूब को आप कंटिन्यू एक के ऊपर एक रिपीट करते जाइए तो एक रिपीट करने के बाद एक बड़ा क्यूब बनेगा, एक दूसरे के आगे पीछे अगल बगल अरेंज करिए ऐसा, एक बड़ा क्यूब बन जाए। तो क्यूब जो है ये भी क्यूब था, छोटा क्यूब भी था, बड़ा क्यूब भी बन रहा है। जो बड़ा क्यूब बन रहा है वो 3D स्पेस में अरेंजमेंट होने की वजह से उसे 3 डायमेंशनल स्पेस लैटिस कहेंगे, यानी जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनेगा 3D स्पेस में उसे हम लोग 3 डायमेंशनल लैटिस कहेंगे। और जो छोटी यूनिट होती है उसे यूनिट सेल कहते हैं। एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं, बहुत वो 3D का नहीं है लेकिन आप जानते रहिए, उसी से आइडिया हो जाएगा। अगर हम लोगों ने चेस बोर्ड देखा होगा, चेस बहुत से लोगों को पसंद है खेल, क्योंकि दिमागी खेल है और सभी का दिमाग बहुत तेज है, आप लोग जानते ही हैं। चाहे दिमाग हो चाहे ना हो हम लोगों के पास, लेकिन हम अपने आप को बहुत दिमागी मानते हैं, ये आप जानते हैं। उसका कारण है कि हम अपने आप को कमजोर किसी चीज में नहीं कंसीडर करते। तो अगर चेस को देखिए तो चेस में हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, चेस का बोर्ड जो है वो स्क्वायर होता है, और उसमें अगर आप ध्यान दीजिए ब्लैक और व्हाइट खाने की संख्या टोटल होती है 64, यानी आप एक एक्सिस पे देखें, दूसरे एक्सिस पे देखें, 8 और 8, 8 8 जा 64। अगर आप 64 की बात करिए तो टोटल नंबर ऑफ जो पार्टिकल होंगे वो कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ जो आपके दिखाई देंगे वो 64 हो जाएंगे। 64 मिला करके जो है एक बड़ा क्या बना रहा है, स्क्वायर बना रहा है, और छोटा जो स्क्वायर होगा वो क्या कहलाए, मतलब एक 64 में से एक अगर स्क्वायर को निकाल लीजिए तो वो छोटा स्क्वायर, वो छोटा स्क्वायर यूनिट सेल है, और छोटा स्क्वायर मिलकर के बड़ा स्क्वायर बना रहा है, तो वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, स्पेस लैटिस की बात कर रहे हैं, यानी 3 डायमेंशनल स्पेस लैटिस की हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये चीज आपका यहाँ पे है। तो ये एक नंबर की डेफिनेशन में पूछा जाता है स्पेस लैटिस एंड यूनिट सेल, तो ये आपको आइडिया भी होना चाहिए। तो हमने बताया स्पेस लैटिस के बारे में, 3D स्पेस जनरेट स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पेस लैटिस इन 3D स्पेस। उसी तरह से यूनिट सेल की बात करते हैं, the smallest but complete unit which continue repeated
repeated over and over again to generate a crystal structure, called, क्या कहलाएगा भाई, called यूनिट सेल। यानी स्मॉलेस्ट भी हो और कंप्लीट यूनिट हो, जिसका आप कंटिन्यू रिपीटिशन करिए 3D स्पेस में, तो एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट सेल। एक कमरे का एग्जांपल लेते हैं। आप अगर इमेजिन करिए, आप जहां पर भी हो, आप अपने आप को इमेजिन करिए कमरे में हैं। कमरे में अगर आप देखिए तो 8 कार्नर दिखाई देंगे। 8 कार्नर का मतलब ये पॉइंट जो है, जैसे ये है ना, इसको हम लोग कंसिडर करते हैं। तो ये जो आपका है ये कार्नर है, 1 2 3 4 और 4 इधर, 8 कार्नर है। अगर इसको हम लोग क्यूब माने, है तो क्यूब नहीं लेकिन क्यूब माने अगर इसको, तो आप खुद कंसीडर करिए। हम लोग क्या कह रहे हैं कि इस क्यूब को बनाने में, यानी इस कमरे को हम क्यूब मान ले रहे हैं, इस कमरे को बनाने में इसमें तमाम चीजें इस्तेमाल हुई, जैसे सैंड, मोरंग, सीमेंट, ईट, आधा पौना, सब चीज हो। मतलब आप देखते होंगे अगर राजगीर लोग बनाते हैं तो चवन्नी अठन्नी टाइप का बोलते हैं। ईट बड़े ईट को, छोटे ईट को, अद्धे को, सब नाम रखे रहते हो। अद्धा दीजिए, पौना दीजिए, चवन्नी दीजिए, अठन्नी दीजिए, एक बड़ी ईट दीजिए, तो सब है। तो इसकी जो अपने आप में कंप्लीट यूनिट कौन सी कहलाती है, एक ईट, एक पूरी ब्रिक जो है वो कंप्लीट यूनिट है। और जिसका नाम अद्धा और जिसका नाम पौना है वो कभी कंप्लीट नहीं हो सकता। तो हम उसे कंप्लीट यूनिट के रूप में कंसीडर नहीं करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ बताएंगे इस कमरे को बनाने में जो ईट है वो उसका कंटिन्यू रिपीटिशन एक के ऊपर एक हो रहा है, इस तरह से ये कमरे का निर्माण होगा। इस कमरे को हमने मान लिया 3D स्पेस में क्रिस्टल लैटिस, और इस कमरे की जो सबसे छोटी यूनिट है, कंप्लीट यूनिट है, वो क्या है, ईट है। और ब्रिक जो है, एक कंप्लीट ब्रिक जो है वो यूनिट सेल कहलाएगी। इस तरह से तमाम एग्जाम्पल हैं, तमाम देखिए आप, उससे आप आइडिया लगा सकते हैं। तो हम लोग ये स्पेस लैटिस और यूनिट सेल की डेफिनेशन हुई। अब इसके बाद आइए कि जो यूनिट सेल जो है वो कैरेक्टराइज्ड होता है। यूनिट सेल को डिटरमाइन करने के लिए कुछ एक पैरामीटर्स होते हैं जिससे वो कैरेक्टराइज्ड होता है। फिर आइए देखते हैं पैरामीटर, क्रिस्टल पैरामीटर्स। क्रिस्टल पैरामीटर्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो सीधे सीधे हम लोग ये कह सकते हैं पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल, पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल की अगर हम लोग बात करें तो देखिए इसमें 3 चीजें। अगर आप किसी भी एक क्यूब की बात करिए, ये क्यूब ले रहे हैं, ये क्यूब बना दिया और इस क्यूब को आप एक्सिस के थ्रू दिखा दीजिए 3D स्पेस में। इस क्यूब को एक्सिस के थ्रू दिखा दिया हमने, और हमने इसको मान लिया यहाँ पे पार्टिकल है, यहाँ पे पार्टिकल है, यहाँ पे पार्टिकल है, यहाँ पे पार्टिकल, ये सब पार्टिकल यानी एटम्स, लैटिस पॉइंट पे एटम्स, अनस्टेबल पार्टिकल प्रेजेंट। इनके बीच की डिस्टेंस को a मान लिया, ठीक, इनके बीच की डिस्टेंस को b मान लिया, इनके बीच की डिस्टेंस को c मान लिया। इसे हम लोग कहते हैं एज लेंथ। इसे हम लोग क्या कह रहे हैं, एज लेंथ। तो एज लेंथ हो गया, यानी ए बी सी जो है आपका एज लेंथ हो गया। तो आप देखिए इनसे और इनके बीच की डिस्टेंस को ए बी मान रहे हैं, इनसे और इनके बीच की डिस्टेंस को ए मान रहे हैं, इनसे और इनके बीच की डिस्टेंस को सी मान रहे हैं। इसी तरह से अगर आप इसको देखिए तो हमने मान लिया इसका एंगल जो है अल्फा, इसका एंगल जो है मान लिया बीटा, और इसका एंगल क्या हो गया, गामा। अल्फा बीटा गामा एंगल मान लिया। आप किसी को भी अल्फा बीटा गामा मान लीजिए, ऐसा कुछ कोई दिक्कत नहीं है।
अल्फा बीटा और गामा एंगल यहाँ पे हो। अगर अल्फा बीटा गामा एंगल तो आपके पास एज लेंथ कौन कौन से हो गए, ए बी सी, और ये जो करस्पॉन्डिंग प्लेन्स हैं, ये जो एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर दिखाई दे रहे हैं, करस्पॉन्डिंग प्लेन्स हैं, उनके बीच का ये एंगल हो गया अल्फा बीटा और गामा। ये टोटल आपके पास जो है ये 6 जो है मेजरमेंट स्केल है, किसी भी यूनिट सेल को मेजर करने के लिए जो पैरामीटर्स हैं वो 6 हैं, एज लेंथ ए बी सी, और एंगल जो करस्पॉन्डिंग एजेस के बीच में जो एंगल का फॉर्मेशन होता है उनकी हम लोग चर्चा यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। ठीक, अब आइए हम लोग चलते हैं कि जो है क्रिस्टल सिस्टम की बात करते हैं। तो आइए हेड रखिए 7 क्रिस्टल सिस्टम, 7 क्रिस्टल सिस्टम। 7 क्रिस्टल सिस्टम। अगर 7 क्रिस्टल सिस्टम की हम लोग चर्चा करेंगे तो यहाँ पे ये जानना भी आपको बहुत जरूरी है कि 7 क्रिस्टल सिस्टम को हम लोग कैसे डिटरमाइन करते, कैसे डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहली चीज 7 क्रिस्टल सिस्टम को कंसीडर करने के लिए, समझने के लिए कुछ हम एक जनरल आइडिया आपको देते हैं जिसकी सहायता से आप कह सकते हैं। ठीक है भाई, कैसे आप इसको याद करते हैं 7 क्रिस्टल सिस्टम को, उसी को आइए हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। ठीक, तो सबसे पहली चीज हम लोग क्या कहते हैं, जो यूनिट सेल का पैरामीटर है बेस्ड ऑन यूनिट सेल पैरामीटर, जो आपने लिया है यूनिट सेल पैरामीटर को बेस मान करके, देयर आर 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ, there are 7 different types of crystal system, 7 different types of crystal system। हम इनको 7 different types के crystal system को ऑब्जर्व कर सकते हैं। These are also called crystal habits these are also called crystal habits। इसी को हम लोग क्रिस्टल हैबिट्स कहते हैं। ठीक, अब किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड की अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो 7 क्रिस्टल सिस्टम का जो नाम होता है उसे समझने के लिए हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, तो तमाम लोग याद करते हैं, फिर उनके बीच का एंगल और उनके बीच की जो एज लेंथ है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो थोड़ा सा हम आज आपको एक ट्रिक बताते हैं और उस ट्रिक के जरिए आप उनको याद करने के लिए जो है हमने एक फार्मूला अपने से थोड़ा कंसीडर करके एक फार्मूला डेवलप है, उस फार्मूले को फॉलो करते हुए हम इस चीज को आपको बताते हैं। तो आइए देखिए ट्रिक, कौन सी ट्रिक इस्तेमाल करते हैं। ट्रिक नाम याद करने का, तो जैसे आप देखिए नॉर्मली लोग सीटी बहुत बजाते हैं और सीटी बजाने कभी कभी बहुत भारी भी पड़ता है, ये तो मालूम है, और कभी कभी इतना भारी पड़ जाता है कि आपको एक क्लिनिक नहीं कई क्लिनिक जाना पड़ता तब भी उसका कोई इलाज नहीं हो जाता, इतने तोड़े मरोड़े जाते हैं कि तब भी उसका इलाज संभव नहीं हो पाता है। तो ऐसे सिस्टम के लिए हम लोगों ने एक यहाँ पे फार्मूला ऑब्जर्व किया है, सीटी, ठीक है, सीटी अगर और मारी, सीटी अगर और मारी तो हेक्सागोनल मोनोक्लिनिक जाओगे, हेक्सागोनल मोनोक्लिनिक जाओगे, नहीं तो ट्राई क्लिनिक जाओगे, नहीं तो ट्राई क्लिनिक जाओगे, फिर भी इसका कोई इलाज नहीं होगा। बोला हमने, आपको समझ में तो आया नहीं होगा, तो हम लिख देते हैं इसका आइडिया क्या ये है, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा। सीटी अगर मारी, सीटी अगर और मारी, सीटी अगर और मारी तो हेक्सागोनल,
हेक्सागोनल एक क्लिनिक, एक क्लिनिक समझ रहे हैं ना, एक क्लिनिक का मतलब होता है मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक। सीटी अगर और मारी तो हेक्सागोनल एक क्लिनिक यानी ब्रैकेट में मोनोक्लिनिक जाओगे, जाओगे, नहीं तो ट्राई क्लिनिक, नहीं तो ट्राई क्लिनिक यानी 3 क्लिनिक, इसे आप कहते हैं 3 क्लिनिक जाओगे, फिर भी इसका इलाज नहीं होगा, फिर भी इसका इलाज नहीं होगा। आपने सुना इस चीज को, ये आपने एक हमने ट्रिक आपको लिया है, इसमें सारे 7 क्रिस्टल सिस्टम आए हुए। अब देखिए, सीटी अगर और मारी तो हेक्सागोनल एक क्लिनिक, तो जो हम लेना चाहते हैं यहां पे देखिएगा, यहां से सीटी मतलब सी, टी मतलब सीटी हो गया पूरा, सीटी अगर हटाइए, इसको हटा रहे, और मतलब ओ आर, और मारी तो हेक्सागोनल, हेक्सागोनल मतलब एच, हेक्सागोनल एक क्लिनिक यानी मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल लिख ही देगा इसको पूरा, हेक्सागोनल और मोनोक्लिनिक, ठीक। सीटी अगर हटा दिया और मारी तो और का ओ आर हो गया, और लिख दिया तो हेक्सागोनल का ये हो गया मोनोक्लिनिक, जाओगे, ठीक है, जाओगे नहीं तो ट्राई क्लिनिक, ट्राई क्लिनिक हो गया, ट्राई क्लिनिक जाओगे फिर भी इसका इलाज नहीं होगा, जाओगे फिर भी इसका इलाज नहीं होगा, 3 ये नाम हो गया, सीटी क्यूबिक, टी मतलब टेट्रागोनल, ओ मतलब आर्थोरोम्बिक, आर मतलब रोम्बोहेड, ये नाम हो गया इसका, सातों की ये नाम हो गए। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पहले लिख दे रहे हैं क्यूबिक, ठीक है भाई, और इसे हम लोग बोलते हैं टेट्रागोनल, नाम याद कर लीजिएगा इसको, आर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, बाकी ये नाम है। तो इसको आप पास करके आप इसको समझ लीजिए, लिख लीजिए, आपको याद करने में सुविधा भी होगी। अभी हम एजलेंथ और उसकी भी वैल्यू लेते हैं, लेकिन अभी इतने देखिए, क्यूबिक टेट्रागोनल, तो देखिए सीटी और मारी तो सीटी ले रहे हैं लैंग्वेज में, तो लैंग्वेज एक प्लेटफॉर्म भी बनना चाहिए कि आप स्मूथली, जिससे आप बोलने में असुविधा आपको महसूस ना हो। सीटी अगर हटा दिया और मारी तो हेक्सागोनल मोनोक्लिनिक जाओगे, नहीं तो ट्राई क्लिनिक जाओगे, तो ये आपका जो है, ये आपका ट्रिक है जिसको हम लोगों ने कंसीडर किया। अब हम इसी में एज लेंथ कर लेते हैं, इसका एज और इसकी जो है एंगल के बारे में, जो इंटरफेशियल एंगल बनाता है उसको कंसीडर करते हैं। देखिए यार, आपको आइडिया हो जाएगा, बहुत दिक्कत नहीं है 7 क्रिस्टल समझने के लिए, बहुत दिक्कत नहीं है आप, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाइएगा। इसका एज लेंथ लेते हैं, एज लेंथ, और ये आपका हो जाएगा क्या, इंटरफेशियल एंगल, ठीक है भाई। सबसे पहली चीज देखिए, हम आ रहे हैं इस पे, ट्राई क्लिनिक को इसलिए ले रहे हैं क्योंकि मोनोक्लिनिक में इलाज नहीं हो रहा है, वो कहां पहुंच रहा है, ट्राई क्लिनिक में। ट्राई क्लिनिक जाने का मतलब है बड़ी सीरियस कंडीशन है, सीटी जब उसने मारी तो बड़ी सीरियस कंडीशन उसने अडॉप्ट कर लिया, और जब सीरियस कंडीशन होती है यानी हर अंग टूटा फूटा है,
मतलब उसका जो एंगल भी है वो भी डिस्टर्ब है, यानी ना तो ए डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी, ये होगा। और अल्फा डज नॉट इक्वल टू बीटा, बीटा डज नॉट इक्वल टू गामा। ट्राई क्लिनिक का तो आप जान गए, ट्राई क्लिनिक के बारे में आप जान गए। अब आप आइए, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, सब में लिख लेते हैं। ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। अब इंटरफेसियल एंगल भी लिख लेते हैं। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। पहले तो 90 डिग्री। क्यूबिक में है, क्यूब सब एक समान होगा, एक क्यूब का मतलब है हर चीज एक समान होगी, उसका एंगल भी यही रहेगा 90 डिग्री, ठीक है भाई। और यहाँ पे अब एक आते हैं, ए बराबर बी बराबर सी है। अब ए बराबर बी होगा लेकिन डज नॉट इक्वल टू सी, ये किसके लिए हो जाएगा, ए कर्व होगा। तो यहाँ हो गया अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री, इसमें कोई चेंज नहीं, ठीक है। अब इसमें आइए, ए डज नॉट इक्वल टू बी, बी डज नॉट इक्वल टू, देखिए पहले में तीनों बराबर, दूसरे में सी नहीं इक्वल टू, इसमें आइए तो तीनों अनइक्वल हो गए। और ये अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90, यहाँ तीनों एक समान, ठीक है भाई। यहाँ पे एक हो गया, मतलब ये पहला दूसरा तीसरा एक समान हो गया। और यहाँ पे पहला बराबर तीनों, दूसरा दो बराबर तीसरा गड़बड़, मतलब अनइक्वल हुआ, और यहाँ तीनों अनइक्वल हुआ। अब फिर से शुरुआत करेंगे, ए बराबर बी बराबर, इसी को रिपीट करना, सी, ए बराबर बी बराबर सी। रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे आप सीधे सीधे शुरुआत करिए। रोम्बोहेड्रल में अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, अब तीनों बराबर आ रहा था, ये तीनों डज नॉट इक्वल टू 90, ये तीनों डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। फिर से ये हेक्सागोनल में ए बराबर बी बराबर सी, अब वही रिपीट कर देंगे, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, यानी बी डज नॉट इक्वल टू सी, ये हो जाएगा। और यहाँ अल्फा और बीटा जो है 90 डिग्री हो जाएगा, अल्फा बराबर बीटा 90 डिग्री, लेकिन गामा डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ये हो जाएगा, ठीक है भैया। अब मोनोक्लिनिक पे आ जाते हैं, ए डज नॉट इक्वल टू बी, बी डज नॉट इक्वल टू सी, और यहाँ पे अल्फा और गामा एक समान हो जाएगा, बीटा जो है आपका अलग, डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, अल्फा और गामा आ जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री, और बीटा डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ये आपका हो गया। ये एज और इंटरफेसियल एंगल हो, यानी क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, ये आपके 7 क्रिस्टल सिस्टम हो गए। और इन 7 क्रिस्टल सिस्टम की बात करते हैं, उनकी एज लेंथ हो गई और इनके इंटरफेसियल एंगल। फिर समझ लीजिए, तीनों ये सबसे डिस्ट्रक्टिव है, तो तीनों ना एंगल समान है, ना एंगल इक्वल है, और ना एज लेंथ इक्वल है। बाकी आप इसको एक बार दो बार लिख करके प्रैक्टिस करके इसको याद कर लीजिए, आपको आइडिया हो जाएगा। अब इसी का जानते हैं 7 क्रिस्टल सिस्टम को अगर हम लोग कंसीडर करें तो 7 क्रिस्टल सिस्टम, अगर इसके पार्ट की बात करें तो हम लोग ब्रेविस लैक्टिस कितने तरह के, आपको मालूम है टोटल नंबर ऑफ ब्रेविस लैक्टिस की बात करते हैं। तो आइए देखते हैं कि ब्रेविस लैक्टिस कितने तरह के होते हैं, इसी को ऑब्जर्व करते हैं। 14 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेविस लैक्टिस हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, और वो कौन कौन से हैं इसको ऑब्जर्व करते हैं। ब्रेविस लैक्टिस, इसको भी नाम बहुत सिंपल तरीके से आप देख सकते हैं, ब्रेविस लैक्टिस। ये सब याद करने के लिए आपका एक ट्रिक है, उसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये आपने लिख ही लिया था इसको, अगर हम इसी को थोड़ा सा ले लें, एक सिंपल हो जाए, एक सिंपल हो जाए, और उसके बाद जो है आपका फेस सेंटर्ड हो जाए, बॉडी सेंटर्ड हो जाए, बॉडी सेंटर्ड हो जाए, फेस सेंटर्ड हो जाए, और उसके बाद लास्ट है एंड सेंटर हो जाए। अगर एंड सेंटर हो जाए तो ये आपका टोटल जो है
ये हो गया। ठीक है भाई, अगर इसी को हम लोग जो है कंसीडर करें, देखिए सिंपल सभी में पाए जाते हैं, यानी इसमें भी, 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 तो ये तो 7 ब्रैविस लैटिस हो गए। अब इसके बाद एक नंबर हम लोग लिख लेते हैं 324। 324 की बात करते हैं। पहला 3, 1 2 3, दूसरा 2, तीसरा 4, 1 2 3 4, ठीक है। और जो जो नहीं है उसे क्रॉस कर दीजिए, एक ये, ठीक। और नीचे से जो दूसरा है उसे एक और टिक दे दीजिए, बस बाकी खत्म। क्रॉस कर दे तो बताया आपको, जो जो बचा उसे क्रॉस कर दीजिए आप। ये आपका टोटल ब्रैविस लैटिस आपको दिखाई देगा। अब काउंट करिएगा तो आप देखिए खुद आपको आइडिया हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, टोटल 14 टाइप्स ऑफ डिफरेंट ब्रैवियस लैटिस हो गया भाई। 324 का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट रो में, फर्स्ट में 3 बार होना चाहिए, तो एक शुरुआत में करेंगे तो 1 2 3। सेकेंड रो में आपका 2 होना चाहिए, तो एक बार सिंपल वाला होगा तो एक और हो जाएगा। और थर्ड रो में 1 2 3 4, और बॉटम से सेकंड जो फर्स्ट नंबर आता है, बॉटम से सेकंड लास्ट जो आता है उसको आप कंसीडर कर लीजिए, यानी मोनोक्लिनिक में एक टिक लगा दीजिए, बस बाकी टोटल, बाकी जो नहीं है सब में क्रॉस लगा दीजिए, आपको मिल जाएगा क्या, टोटल नंबर ऑफ ब्रैविस लैटिस जो है ये है। तो ये नाम को आप याद कर रखें। There are 2 types of unit cell, that is primitive or simple unit cell and non-primitive or centered unit cell. प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो प्रिमिटिव का मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ कार्नर पे। जैसे आप इमेजिन करिए, एक हम इमेजिन करते हैं, इसी का एग्जांपल लेते हैं, इसे हम क्यूब की तरह कंसीडर करते हैं। अगर आप इसे क्यूब की तरह कंसीडर करते हैं तो ये इसके कार्नर हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, आठों कार्नर पे अगर पार्टिकल प्रेजेंट हैं तो इस तरह से यूनिट सेल को हम लोग क्या कहेंगे, प्रिमिटिव यूनिट सेल। यानी सीधा सीधा इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इफ constituent particles are present, if constituent particles are present only at the corners, then it is called primitive unit cell. If the constituent particles are present only at the corner, only at the corners, then it is called primitive unit cell. अगर आप इसको कंसीडर करिए तो ये सिंपल सा है, आपने बनाया भी था इससे पहले कई बार, हम छोटा सा बना दे रहे हैं। आप देखिए ये आपका क्यूब बन गया एक, और इस क्यूब को अगर हम कंसीडर करें तो यहाँ पे जो कांस्टेंट पार्टिकल है वो कहाँ प्रेजेंट है, देखिए सिर्फ और सिर्फ कार्नर पे प्रेजेंट है। अगर कांस्टेंट पार्टिकल कार्नर पे प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड प्रिमिटिव यूनिट सेल। और अगर दूसरी बात हम लोग कर रहे हैं नॉन प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल की अगर हम लोग बात करते हैं तो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल में हम लोग ये जानते हैं कि कार्नर पे तो बिना कार्नर पे पार्टिकल प्रेजेंट हुए यूनिट सेल का फॉर्मेशन होगा नहीं, यानी इस क्यूब का फॉर्मेशन होगा नहीं, यानी कार्नर पे तो पार्टिकल प्रेजेंट रहेगा। इसके अलावा बॉडी के अदर पार्ट में अगर कांस्टेंट पार्टिकल प्रेजेंट होता है तो उसे हम लोग कहते हैं नॉन प्रिमिटिव। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था, अब जैसे इसी डस्टर का ही एग्जाम्पल लेते हैं, इसको हमने कार्नर माना था 1 2 3 4 5 6 7 8,
8 कार्नर हो गया। इसके अलावा ये फेस हो गया, इसके अलावा फेस कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। कमरे में आप बैठे हैं, अगर कमरे को कंसीडर करिए तो कमरे में आपको देखिए 8 जो है कार्नर दिखाई देंगे, ऊपर 4 नीचे 4, और टोटल मिला के 6 फेस दिखाई देंगे। और साथ ही साथ बॉडी का बिल्कुल पूरे कमरे का एक सेंटर दिखाई देगा, जहाँ पे चाहे अपर फेस को लीजिए, चाहे लोअर फेस को लीजिए, चाहे साइड वाले फेस को लीजिए, कहीं से भी वो सेंटर मिलेगा, तो उसे बॉडी सेंटर कहते हैं। हर कमरे का एक सेंटर होता है जिसे सॉरी बॉडी सेंटर कहते हैं। तो इसका मतलब है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल को हम लोग क्या कहेंगे, इफ कॉन्स्टिट्यूएंट particles are present at the corners as well as other part of body, then it is called non-primitive, यूनिट सेल। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल की बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक। अगर आप इसी को ध्यान दीजिए तो इसमें कौन कौन सा हो सकता है, एग्जाम्पल में देखिए इसका, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, यूनिट सेल, और इसके अलावा जो है इंड सेंटर्ड यूनिट सेल की बात कर रहे हैं। ये कुछ एग्जाम्पल है, और नॉर्मली हम लोग जो पढ़ते हैं, आप नॉर्मली पढ़ते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में, नहीं सिंपल यूनिट सेल के बारे में पढ़ते हैं, बॉडी सेंटर्ड के बारे में पढ़ते हैं, फेस सेंटर्ड के बारे में पढ़ते हैं। इनके बारे में ज़्यादातर आप स्टडी करते हैं, इन 3 के बारे में, जिनको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, ठीक। तो ये टाइप्स ऑफ यूनिट सेल हुआ। अगर आप देखिए ये सिंपल यूनिट सेल है यानी प्रिमिटिव। अब इसमें फेस है, हम इसी में बना के आपको दिखा रहे हैं। फेस है, अगर पार्टिकल फेस पे प्रेजेंट हो जाए, अगर पार्टिकल फेस पे प्रेजेंट हो जाए, पार्टिकल जो है ये फेस पे प्रेजेंट हो जाए, मतलब फ्रंट पे, उसके बैक, इस साइड में, टोटल पार्टिकल 1 2 3 4 5 6 पार्टिकल 6 फेस पे प्रेजेंट हैं। तो इस तरह के जो यूनिट सेल होंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे, FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट। और अगर बॉडी सेंटर्ड की बात हम लोग करते हैं तो यहाँ पे देखिए, अगर ये क्यूब है और इस क्यूब को आप इस तरह से अरेंज करिए और इस तरह से फॉर्मेशन दिखाइए क्यूब का, तो क्यूब का अरेंजमेंट अगर इस तरह से हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो कॉर्नर पे पार्टिकल हो ही गया। कॉर्नर के अलावा जो है, अगर आप इसको बॉडी के सेंटर में, एक पार्टिकल बॉडी के सेंटर में रख देते हैं, तो इस तरह का अरेंजमेंट क्या कहलाता है, BCC अरेंजमेंट कहलाता है। इस तरह के अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, BCC अरेंजमेंट करेंगे, जिसको यहाँ पे नॉर्मली आप ऑब्जर्व करते हैं। आपको जो है इन यूनिट सेल की जो है, इसके अलावा इंड सेंटर की बात करते हैं, इंड सेंटर की बात करते हैं। तो इंड सेंटर में क्या होगा, देखिए जैसे इसको ऑब्जर्व करिए, इंड सेंटर में कॉर्नर में पार्टिकल प्रेजेंट है, बाकी 2 पार्टिकल जो होंगे वो 2 अपोजिट फेस पे, यानी जैसे एक पार्टिकल यहाँ और एक पार्टिकल यहाँ, 2 अपोजिट फेस पे सिर्फ अगर प्रेजेंट है, तो उस तरह के यूनिट सेल को हम लोग क्या कहेंगे, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल कहेंगे। जैसे ये बॉडी सेंटर्ड है, अब यही एक पार्टिकल एक फेस पे और दूसरा पार्टिकल दूसरे अपोजिट फेस पे अगर प्रेजेंट हो जाए, दैट इज कॉल्ड इंड सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक। अब इसके बाद हम लोग ये ऑब्जर्व करने चल रहे हैं कि यूनिट सेल में यूनिट सेल की रैंक कितनी होती है। रैंक का मतलब कितने नंबर ऑफ पार्टिकल हर यूनिट सेल में प्रेजेंट होते हैं। तो आइए देखते हैं इसी चीज़ को, फिर आगे की चर्चा करते हैं। तो
हम लोग चर्चा यहाँ पे करने चल रहे हैं नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन ए यूनिट सेल, या जैसे कहते हैं आप रैंक, रैंक ऑफ ए यूनिट सेल। रैंक का मतलब यहाँ है नंबर ऑफ पार्टिकल present in यूनिट सेल। नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन यूनिट सेल की अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो आइए देखते हैं सबसे पहले सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो इसमें हम लोग सीधे सीधे देखते हैं कि जैसे आपका ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है। अब अगर आप ध्यान दीजिए एक कॉर्नर पे है, अगर सिर्फ कांस्टेंट पार्टिकल कॉर्नर पे प्रेजेंट हैं तो आप खुद ध्यान दीजिए इस पॉइंट को टच करते हुए हम कितने और जो है क्यूब बना सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, एक क्यूब इस साइड में, एक पहले है, एक और दो, एक इसके पीछे 3, एक इसके पीछे 4 और 4 इसके ऊपर, यानी इस पॉइंट को टच करते हुए टोटल नंबर आप जो यूनिट सेल प्रेजेंट होंगे इस पॉइंट को टच करते हुए 8 हुए। यानी इस पार्टिकल का जो कंट्रीब्यूशन 3D स्पेस में है पर यूनिट सेल होगा वो कितना होगा? 1/8। ए भी 1/8, ए भी 1/8, ए भी 1/8, ए भी 1/8, ए भी 1/8 हो गया, ये भी 1/8 हो गया, ये भी 1/8 हो गया। यानी तो नंबर ऑफ पार्टिकल हो जाएगा, ये 3D स्पेस की बात हो रही है, नंबर ऑफ पार्टिकल हो जाएगा, टोटल कॉर्नर कितने हैं 8 इंटू, और प्रत्येक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 है, टोटल पार्टिकल कितने हो जाएंगे 1। ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हो गया। इसी तरह से बॉडी सेंटर्ड की बात करते हैं। बॉडी सेंटर्ड की यूनिट सेल की बात करते हैं तो बॉडी के सेंटर में एक पार्टिकल रख दीजिए, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन है नंबर ऑफ पार्टिकल, कंट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल लिख लीजिए इसे, कंट्रीब्यूशन ऑफ ड्यू टू कॉर्नर्स इन 3D स्पेस। ये अब यहाँ पे ड्यू टू कॉर्नर कंट्रीब्यूशन तो फिक्स है, ड्यू टू कॉर्नर 1/8 इंटू 8 ये है, और बॉडी के सेंटर में एक पार्टिकल प्रेजेंट होगा जो बॉडी के बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट है, उसका किसी से भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा किसी के साथ, तो ये इंडिविजुअली एक पार्टिकल के रूप में कंसीडर होगा। तो टोटल नंबर ऑफ रैंक इसकी कितनी हो जाएगी 2, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो जाएंगे 1 + 1, यानी ये ड्यू टू बॉडी सेंटर। अब फेस सेंटर्ड की अगर हम लोग बात करते हैं, फेस सेंटर्ड को देखिए, फेस सेंटर्ड की बात करें तो यहां पे इसको बना के दिखाते हैं आपको। पार्टिकल ये हुआ, पार्टिकल ये हुआ आपका, पार्टिकल यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, ये भी पार्टिकल है, ये भी पार्टिकल है, ये भी पार्टिकल है। तो कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन फिक्स है। 3D स्पेस की हम बात कर रहे हैं, ये एक जो है यूनिट सेल अगर इसी तरह से आपके चारों तरफ यूनिट सेल प्रेजेंट हो तो इसका कंट्रीब्यूशन फिक्स है। कितना आएगा 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8 ये हो गया, 1/8 ये हो गया। इसके अलावा अगर ये अब फेस सेंटर्ड की बात कर रहे हैं तो फेस के सेंटर में अगर पार्टिकल प्रेजेंट है 1, 2, 3, 4,
यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक। अब आप खुद इमेजिन करिए इस फेस को, इस पूरे फेस को टच करता हुआ हम लोग एक कमरा और बना सकते हैं। मतलब कहने का, अगर एक यूनिट सेल आप और अरेंज करना चाहें तो इसके बगल में आप ऐसे बढ़ा सकते हैं, ये इस तरह से, ठीक। तो जो यहाँ पे ये पार्टिकल रखा हुआ है, इसका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो 2 यूनिट सेल में होगा। 2 यूनिट सेल में होने का मतलब इस एक पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन एक फेस के लिए 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2। तो कार्नर की वजह से आपने बताया कितना, ड्यू टू कार्नर आपने कहा 8 × 1/8। अब फेस की वजह से आपने बताया टोटल फेस 6 और एक फेस का पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन कितना है 1/2। तो टोटल ये हो गया 3 और ये हो गया 1। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल या रैंक हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू 4। ये इसकी रैंक हो जाएगी। तो ये नंबर ऑफ यूनिट सेल या रैंक है, नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन यूनिट सेल है या रैंक ऑफ यूनिट सेल है, जिसको हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं। इतनी चीज़ों को आप पढ़िए, बाकी की चीज़ें जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपलोड करेंगे।